हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों। तो अभी तक हमने लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में बच्चों रिफ्लेक्शन पार्ट कवर कर लिया। वहां पर हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन को हमें पढ़ना था, मिरर कितने टाइप्स के होते हैं उन सबको हमने कैटेगराइज किया। फिर स्फेरिकल मिरर को हमने स्पेशल इंपॉर्टेंस दी, अच्छे से पढ़ा। स्फेरिकल मिरर के जो दो टाइप्स हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उन सब के लिए हमने रेज मिरर पे इंसिडेंट करके देखे किस किस तरीके के केसेस पॉसिबल हो सकते हैं रिफ्लेक्शन के। फिर उन केसेस को यूज करके हमने रे डायग्राम्स बनाए, इमेज फॉर्मेशन देखा एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करके, और फिर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे थे जैसे साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। लास्ट में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। ये तो बात रही थी आपकी रिफ्लेक्शन की, यानी कि अगर किसी भी एक मीडियम से आप लाइट को किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो उस सरफेस को टकराने के बाद लाइट वापस से उसी मीडियम में, जैसे एयर से लाइट आए और सरफेस को टकरा के और वापस से एयर में बाउंस बैक कर जाए, तो ये जो बाउंसिंग बैक फिनोमेना है लाइट का, इस बाउंसिंग बैक फिनोमेना को हमने रिफ्लेक्शन नाम दिया। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है कि आप किसी भी तरीके के सरफेस के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करो और वो बाउंस बैक ही कर जाए? तो देखिए, हर केस में ऐसा नहीं होता है। रिफ्लेक्शन किस किस तरीके के सरफेस के थ्रू पॉसिबल है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन हर तरीके के सरफेस के थ्रू पॉसिबल है, चाहे वो ट्रांसपेरेंट सरफेस हो, ट्रांसलूसेंट सरफेस हो या ओपेक सरफेस हो। हर तरीके के सरफेस पर जब लाइट जाकर स्ट्राइक करती है तो उस सरफेस पर टकराने के बाद लाइट वापस से बाउंस बैक कर जाती है। जिस मीडियम से जाकर वो टकरा रही है वापस से आकर उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाए। रिफ्लेक्शन हर तरीके के सरफेस के थ्रू पॉसिबल होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें, आज हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन को आज हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, समझेंगे रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो हर तरीके के सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। देखिए, कैसा भी ओपेक सरफेस आप ले लीजिए। ओपेक क्या होता है? कोई भी ऐसा सरफेस जिसके थ्रू लाइट आर पार ना जा सके। तो अगर आप किसी भी एक ओपेक सरफेस को लेते हैं और उसके ऊपर अगर आप लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो उस सरफेस को टकराने के बाद यह तय है कि लाइट वापस से बाउंस बैक करेगी। यानी लाइट का रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है ओपेक सरफेस के थ्रू। तो किस तरीके के सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन पॉसिबल होगा? तो देखिए, अगर ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो रिफ्रैक्शन होगा, अगर ट्रांसल्यूसेंट सरफेस है तो रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन ट्रांसलूसेंट सरफेस के थ्रू, चूंकि पार्टली लाइट आपकी दूसरे मीडियम में जा सकती है, आर पार हो सकती है, तो ट्रांसलूसेंट सरफेस के थ्रू जो रिफ्रैक्शन है वो बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। इसीलिए हम अपने स्टडी में सिर्फ ट्रांसपेरेंट सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। क्लियर है? आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई है कि ट्रांसपेरेंट सरफेस हो, ट्रांसलूसेंट सरफेस हो, ओपेक सरफेस हो, हर तरीके के सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। लेकिन रिफ्रैक्शन सिर्फ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सरफेस के थ्रू पॉसिबल है, जिसमें से हम सिर्फ ट्रांसपेरेंट सरफेस, ट्रांसलूसेंट नहीं, सिर्फ ट्रांसपेरेंट सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। ओपेक से तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए, अभी तक आपने जो रे डायग्राम्स देखे हैं या जो केसेस जो हमने इमेज फॉर्मेशन के देखे थे, उन सारे केसेस में आपने देखा है कि लाइट रेज दे ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट पाथ में, एक स्ट्रेट लाइन में आप लाइट रेज को ट्रैवल करते हुए देखते हो। क्लियर है बात? तो सपोज करो कि आप, बहुत सारे ऐसे मीडियम्स होते हैं, मैं जब मीडियम की बात कर रहा हूं यानी मैं ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करूंगा। अब बार बार मैं ट्रांसपेरेंट मीडियम ना बोलूं तो भी आप समझ जाएं कि ठीक है सर, ट्रांसपेरेंट मीडियम की ही बात करना है, मैं उसे कई बार मीडियम बोल दूंगा। तो बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, जैसे कि वैक्यूम, एयर, ग्लास, वाटर, डायमंड, इस तरीके से बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम, और बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम हमारे पास हैं। तो अगर हम किसी भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में, अभी मैं सिर्फ एक ही ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात कर रहा हूं, अगर हम किसी भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू लाइट को पास करते हैं,
then light travels in a straight line. ठीक है, in a single transparent medium the light always travels in a straight line. लेकिन मान लें कि हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है जहां पर कि दो ट्रांसपेरेंट मीडियम एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रखे हैं. जैसे एग्जांपल ले लो, सपोज करो कि इसे रिवर है, तो रिवर में क्या है, वाटर, और वाटर के का जो सबसे ऊपर वाला सरफेस आपको दिख रहा है उसके ठीक ऊपर क्या होगा, एयर. तो यानी कि एयर जो कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और वाटर जो कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम एक दूसरे के कांटेक्ट में है. आप एक ग्लास रख दो, एयर और ग्लास दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं. ग्लास में पानी भर दो, शीशे वाले ग्लास में, तो वाटर और ग्लास दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं. तो इस तरीके से बहुत सारे सिचुएशन आपको मिलेंगे जहां पर कि दो या दो से ज्यादा ट्रांसपेरेंट सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, बैक टू बैक. तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो उस ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रैवल्स ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन. लेकिन अगर मेरे पास दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर आप लाइट को किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरफ इंसिडेंट करते हो, ठीक है, आप ध्यान सुनिएगा, अगर आपके पास दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में है और अगर आप किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट को भेजते हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जब एंटर करेगी, पहले से चलते चलते और दूसरे में जब एंटर करेगी, तो भी क्या वो उसी स्ट्रेट लाइन, उसी स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव करेगी लाइट? तो इसका आंसर है नहीं. जब लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है, तो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करने की वजह से जो लाइट है वो अपने पहले वाले पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है. यानी लाइट जिस पाथ के अलोंग फर्स्ट मीडियम में चल रही है, जिस स्ट्रेट लाइन के अलोंग, अब दूसरे मीडियम में एंटर करने पर लाइट थोड़ी सी मुड़ जाती है, डेविएट हो जाती है, झुक जाती है, तो बेंड हो जाती है. ये जो बेंडिंग फिनोमेना है लाइट का, कब का बेंडिंग फिनोमेना? तब जब लाइट को आप किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर इंसिडेंट करते हैं, तब दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करने के बाद जो लाइट है वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है. ये जो बेंडिंग फिनोमेना है, ये जो बेंड होने की जो टेंडेंसी है, जो आदत है, जो बिहेवियर है लाइट की, इस बेंडिंग फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं. क्लियर है बात? तो अभी तक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास निकल कर आए हैं उसमें एक पॉइंट तो ये है कि लाइट ऑलवेज, आप इसे नोट कर लेंगे पॉज करके, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट line in one transparent medium. किसी भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में आप हमेशा देखेंगे कि लाइट विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ओके. अब दूसरा है कि when light moves from one transparent medium to another. क्या है? when light moves from one transparent medium to another, its path in second medium, changes.
as compared to its path in first medium। ठीक है बच्चों, यानी लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है, तब उस लाइट की जो पाथ है सेकेंड मीडियम में वो चेंज हो जाती है। किससे कंपैरिजन में? तो जो फर्स्ट मीडियम में उस लाइट की पाथ थी, अब वही पाथ बरकरार नहीं रहती, बल्कि अब लाइट की कोई दूसरी पाथ हो जाती है, यानी लाइट अंडरगोज अ बेंड। तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? पहले आप सुन लें, फिर आप नोट कर लीजिएगा। सो when light moves from one transparent medium to another, it undergoes a bend। ठीक है, क्या होता है? लाइट की बेंडिंग हो जाती है। दिस बेंडिंग फिनोमेना, दिस बेंडिंग फिनोमेना ऑफ लाइट this bending phenomenon of light is called refraction। ठीक है बच्चों, तो जब लाइट आपकी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है, तब उसकी बेंडिंग हो जाती है, अंडरगोज अ बेंड। ये जो बेंडिंग फिनोमेना है लाइट की, कब? जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाए। और ध्यान रखिएगा, यहां दोनों मीडियम्स ट्रांसपेरेंट हैं, ठीक है, लेकिन लाइट की बेंडिंग हो रही, इसी बेंडिंग फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसे आप नोट कर लें, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिरकार रिफ्रैक्शन होता है तो होता क्यों। पहले आप इसे नोट कर लें। तो अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार लाइट, अभी तक हमने देखा कि अगर हम लाइट को किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में भेजते हैं, तो दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करने पे लाइट की जो डायरेक्शन है जिसके अलोंग वो चल रही, वो बदल जाती है। तो ये क्यों? बिकॉज इट अंडरगोज अ बेंड। इस बेंडिंग फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो सवाल ये मन में आ सकता है कि आखिरकार ऐसा क्या होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तब वो बेंड होती है। क्यों बेंड होती है? तो देखिए, हमारे पास बेसिकली अलग अलग मीडियम, जैसे वी हैव डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम। ऐसे होता बच्चों, वी हैव डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो हमारे पास अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जैसे एक मीडियम है आपके पास वैक्यूम, एक मीडियम है एयर, एक मीडियम है ग्लास, एक मीडियम है वाटर। ये सारे ट्रांसपेरेंट हैं और अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम है। हर अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम की अगर आप बात करें, तो आप हर ट्रांसपेरेंट मीडियम में देखेंगे सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है। वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं है, वहां पर डेंसिटी नहीं है कुछ भी। अगर आप एयर में आते हैं, तो वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं है, एयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट है लेकिन दूर दूर प्रेजेंट है। फिर आप एयर से अगर आप वाटर में आते हैं, तो वाटर में पार्टिकल्स और ज्यादा नजदीक नजदीक प्रेजेंट है। फिर आप ग्लास में एंटर करेंगे तो वहां पार्टिकल और ज्यादा नजदीक नजदीक प्रेजेंट है। डायमंड में एंटर करेंगे, पार्टिकल्स और ज्यादा नजदीक नजदीक। यानी जितने भी अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इन सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम की जो डेंसिटी है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो मैंने कहा वी हैव डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम, द डेंसिटी ऑफ
different transparent medium, the density of different transparent medium is different. है ना? तो हमारे पास अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम है और अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम की जो डेंसिटी है वो अलग अलग होती है। वैक्यूम की डेंसिटी ना के बराबर, एयर की डेंसिटी वैक्यूम से थोड़ी ज्यादा, वाटर की डेंसिटी एयर से भी ज्यादा, ग्लास की डेंसिटी वाटर से भी ज्यादा, डायमंड की डेंसिटी ग्लास से भी ज्यादा। यानी अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम की जो डेंसिटी है वो अलग अलग है। अब डेंसिटी का मतलब क्या है? घनत्व, यानी कितने ज्यादा पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स है वो कितने नजदीक नजदीक प्रेजेंट है, वो डिटरमाइन करता है कि उस मीडियम की डेंसिटी कितनी है। अब देखिए, जब आप वैक्यूम में जाएंगे तो वहां कोई पार्टिकल नहीं प्रेजेंट है, तो लाइट के पास बिल्कुल फ्री हैंड है, उसे किसी पार्टिकल को हटाकर या उससे बचकर मूव करने की जरूरत नहीं है, कोई ऑब्स्टैकल नहीं है, आराम से लाइट मूव कर सकती है, यानी कि वहां पर लाइट अपने फुल स्पीड से मूव करेगी। लेकिन जब आप लाइट को एयर में लाते हैं तो एयर में पार्टिकल्स तो हैं, भले ही दूर दूर प्रेजेंट है लेकिन है तो पार्टिकल्स। सो एज अ रिजल्ट जब लाइट आपकी एयर में मूव करेगी तो वहां पर उसे पार्टिकल से टकराकर और बचते बचते चलना होगा, तो कुछ तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी ना। फिर जब आप वाटर में एंटर करते हो तो वाटर में पार्टिकल और नजदीक नजदीक प्रेजेंट है, तो वहां पर लाइट को और ज्यादा पार्टिकल से टकराने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर उसकी स्पीड और कम हो जाएगी। फिर आप जब ग्लास में आएंगे वहां पार्टिकल बहुत नजदीक प्रेजेंट है, तो वहां लाइट की स्पीड और कम हो जानी चाहिए। यानी अलग अलग मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम की जो डेंसिटी है वो अलग अलग है, और अलग अलग डेंसिटी की वजह से हर एक मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो अलग अलग हो जाती है। तो आप लिख सकते हैं आगे कि ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी, ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी, the speed of light, क्या बच्चों? the speed of light क्या होनी चाहिए? speed of light, the speed of light will be different, क्या है? the speed of light will be different in different medium। यानी आप क्या समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम की डेंसिटी अलग अलग होती है, और डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो भी अलग अलग होती है। अब स्पीड अलग होने पर क्या होता है? देखिए, लाइट को अगर आप एयर से वाटर में भेज रहे हैं मान लीजिए, तो एयर में लाइट की स्पीड कुछ और थी और वाटर में लाइट की स्पीड कुछ और होती है। यानी कि जब लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तब लाइट की स्पीड बदल जाती है, और स्पीड बदलने की वजह से लाइट का जो डायरेक्शन है प्रोपोगेशन का, दैट चेंजेस। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सपोज करें कि आप कार से जा रहे हो 60 के स्पीड से और आपको किसी गली में मुड़ने की जरूरत पड़ गई, तो क्या आप 60 के स्पीड से मुड़ जाओगे? नहीं ना, आप कार की स्पीड को कम करोगे। अच्छा, आपने स्पीड को कम किया तब जाकर आप डायरेक्शन को चेंज कर पा रहे हो, यानी स्पीड में चेंज होने के कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में चेंज आपको दिख रहा है। तो वैसे ही जब लाइट की स्पीड एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में बदल जाती है तो इस वजह से लाइट का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है, लाइट अंडरगोज अ बेंड। तो इस वजह से हमने लिखा है कि स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। सो एज लाइट मूव्स, so as light moves from one medium to another, from one medium to another, medium मतलब transparent medium, it undergoes a change in speed। ठीक है, ड्यू टू दिस, ड्यू टू क्या? ड्यू टू द चेंज इन स्पीड,
ड्यू टू द चेंज इन स्पीड its direction changes। क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम की जो डेंसिटी है वो अलग अलग होती है, और डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से जो लाइट की स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो जब लाइट आपकी मूव करती है किसी एक मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तब उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, और इस स्पीड के चेंज की वजह से जो लाइट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। हेंस इट अंडरगोस रिफ्रैक्शन। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन, आखिरकार रिफ्रैक्शन का मतलब कि लाइट की बेंडिंग, तो वो रिफ्रैक्शन क्यों है उसे आपको एक्सप्लेन करना है, आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये रही बात। अच्छा, अब आप एक चीज सीखिए। सपोज करिए कि ये आपका एयर है, ठीक है बच्चों, ये आपका एयर है और ये आपका वाटर है, यानी कि ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, और ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखा है ए बी। ठीक है, आप समझिए इस बात को। मैंने कहा है कि ऊपर का मीडियम एयर है, नीचे का मीडियम वाटर है, और या फिर आप छोड़ दीजिए एयर और वाटर में, आपको मैं भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ये सपोज कर लिए कि ये पहला ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये आपका है मीडियम 1 और ये आपका है मीडियम 2। ठीक है बच्चों? तो अब आप नोटिस करें कि जब लाइट आपकी पहले मीडियम और दूसरे मीडियम, इसके बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखा है, ये क्या है? ये एक सरफेस है, वो सरफेस जो इन दोनों मीडियम को एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो लाइट को जब आप पहले मीडियम से भेजेंगे दूसरे मीडियम में, तो क्या होगा? दूसरे मीडियम में अगर मान लीजिए कि यहां पर कोई मीडियम नहीं होता, मीडियम 1 ही रहता, तो लाइट इसी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती, लेकिन मीडियम के चेंज की वजह से लाइट की स्पीड बदल जा रही है, और स्पीड बदलने की वजह से लाइट की बेंडिंग हो जा रही है। अब ये जो बेंडिंग है, ये बेंडिंग या तो आपकी इधर हो सकती है बेंडिंग, या तो बेंडिंग जो है वो इधर हो सकती है। क्लियर है? तो ये बेंडिंग का क्या कारण है, कैसे होगा, इसको हम लोग समझेंगे। पहले आप इस चीज को नोट कर लें। तो बच्चों, मैंने अभी आपको सिखाया था कि अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम की डेंसिटी अलग अलग होती है। किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम की डेंसिटी कम होगी। तो जिस ट्रांसपेरेंट में, अब ये कंपैरिजन है, आप ये नहीं कह सकते कि वाटर की डेंसिटी कम है, या सपोज करें कि हाँ आपने कहा कि वाटर की डेंसिटी कम है, तो किसके रेस्पेक्ट में कम? भाई एयर से तो ज्यादा है, हाँ लेकिन ग्लास से कम है ना? इस तरीके से हम कहेंगे। यानी अगर आपको देखना है कि किसी भी एक मीडियम की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है या कम है, इसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा, यानी किसी दूसरे मीडियम की डेंसिटी से इस मीडियम की डेंसिटी को कंपेयर करना होगा। यानी यहां पर जो हम डेंसिटी ज्यादा है या कम है, ये कंपैरेटिव टर्म हो गया। तो देखिए, रिफ्रैक्शन तो हमेशा दो मीडियम के बीच में होता है। भाई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में चली गई, तो दो ही मीडियम है ना जिनके बीच में ये इंटरचेंज हो रहा है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है। यानी रिफ्रैक्शन जब आप देखेंगे तो एक टाइम पर आप दो ही मीडियम को कंसिडर करेंगे। ठीक है, मैं सारी चीजें, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप नोट कर लें। तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन we only consider two transparent medium at a time। किसी एक टाइम पे अगर आप रिफ्रैक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो आप उस वक्त सिर्फ दो ही ट्रांसपेरेंट मीडियम को देखेंगे।
अब जो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम आप कंसिडर कर रहे हैं, उन दो में से कोई एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और कोई जो दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो ऐसा होगा जिसकी डेंसिटी कम होगी। तो जिस ट्रांसपेरेंट, ध्यान सुनिएगा, जिस ट्रांसपेरेंट मीडियम की डेंसिटी ज्यादा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस ट्रांसपेरेंट मीडियम की डेंसिटी ज्यादा, उस मीडियम को हम लोग कहते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, जो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उनमें से किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है और एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की डेंसिटी कम है, तो जिस ट्रांसपेरेंट मीडियम की डेंसिटी ज्यादा उसे हम लोग कहेंगे डेंसर मीडियम, और जिस ट्रांसपेरेंट मीडियम की डेंसिटी कम उसे हम लोग कहेंगे रेयरर मीडियम। तो मैं ये दोनों डेफिनेशन आपके लिए लिख दे रहा हूं। सबसे पहले कि डेंसर मीडियम क्या होता है। डेंसर मीडियम क्या होता है? क्या होता है बच्चों डेंसर मीडियम? वो ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, सो अ ट्रांसपेरेंट मीडियम whose density is more is called denser medium। ठीक है, तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसे हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं। और अगली बात है कि रेयरर मीडियम क्या है? तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी डेंसिटी कम होती है। अ ट्रांसपेरेंट मीडियम whose density is less is called rarer medium। क्लियर है बच्चों? तो देखिए, अब या तो लाइट आपके डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी, यानी पहला मीडियम डेंसर है और जिस मीडियम में जा रही है दूसरा मीडियम वो रेयरर हो, या तो फिर लाइट आपकी रेयरर से डेंसर में जाए, यानी पहला मीडियम रेयरर हो और दूसरे जिसमें जा रही है लाइट वो डेंसर हो। तो लाइट या तो डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी या फिर रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ। क्लियर है? तो अब देखिए, दो केसेस हैं इसमें। केस 1 है आपका, ठीक है, केस 1 क्या कहता है और केस 2, ये दोनों केसेस हम लोग देख लेते हैं, फिर एक आखिरी बात रह जाएगी आज के लिए। और केस 2, केस 1 हमारा है कि when light moves from denser to rarer medium, ठीक है, पहला क्या है, when light moves from denser to rarer medium, यानी लाइट डेंसर मीडियम से चलकर और रेयरर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा तब देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि दो चीजें हो सकती हैं। इससे पहले जब मैंने लिखा था, अभी मैंने इससे पहले जो आपने पॉज करके जो चीजें लिखी थी उसमें नीचे मैंने डायग्राम बनाया था और वहां पर मैंने आपको शो किया था कि लाइट इधर भी बेंड हो सकती है, इधर भी बेंड हो सकती है। तो देखिए, ये आपका पहला मीडियम है यानी कि डेंसर मीडियम है, क्योंकि लाइट डेंसर मीडियम जा रही है ना, और ये दूसरा मीडियम है रेयरर मीडियम। ठीक है, तो अगर आप लाइट को डेंसर मीडियम से इंसिडेंट करते हैं, तो ये जो लाइट है, लाइट रे जिसे आप इंसिडेंट कर रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं बच्चों? इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पर आपने ये जो AB हमारा इंटरफेस है, क्या है? इंटरफेस, यानी दो फेसेस को सेपरेट करता हुआ एक फेस। देखिए, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम, दोनों को सेपरेट कर रहा है ना, तो ये इंटरफेस है।
और जिस पॉइंट पर आप इंटरफेस पर लाइट को इंसिडेंट करते हो उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लाइट को आपने जिस पॉइंट पर इंसिडेंस किया, जिस इंसिडेंट रे को आप सरफेस के जिस पॉइंट पर इंसिडेंट कर रहे हो वो है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट पर मैं एक परपेंडिकुलर बना रहा हूं। ये मैंने आपको रिफ्लेक्शन में बताया था। इस परपेंडिकुलर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इस परपेंडिकुलर को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ठीक है। तो अगर लाइट आपके डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो उस कंडीशन में जो लाइट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर लाइट आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तब जो लाइट है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए ये इसका ओरिजिनल पाथ था, लेकिन दूसरे मीडियम में आने की वजह से लाइट की बेंडिंग हो जा रही है। अब ये जो बेंडिंग है, देखिए नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे भी हो सकती है बेंडिंग और नॉर्मल की तरफ भी बेंडिंग हो सकती है। दो तरीके की बेंडिंग है। लेकिन अगर आपकी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम जाएगी देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, समझ रहे इस बात को? जब लाइट आपकी डेंसर से रेयर, याद रखिएगा, डेंसर से रेयर मीडियम जाएगी देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अगला केस है कि व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम, दूसरा केस क्या हो जाएगा? फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो क्या होगा? अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये आपका मीडियम, पहला मीडियम आपका है रेयरर मीडियम, है ना बच्चों? और दूसरा मीडियम आपका है डेंसर मीडियम। क्लियर है? अब लाइट को अगर आप रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ इंसिडेंट करते हैं, ये पॉइंट क्या है फिर से आपका? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये आपका क्या है बच्चों? इंसिडेंट रे। ये क्या है बच्चों? नॉर्मल। नॉर्मल रे नहीं बोलेंगे, नॉर्मल। और ये लाइट रे जो आपकी दूसरे मीडियम में बेंड हुई है इसे हम लोग रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। ठीक है। तो अब कायदे के अनुसार लाइट को इस स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए था अगर ये भी सेम मीडियम होता तो, लेकिन लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, सो देयरफॉर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है। सो यहां पर आप लिख लीजिए इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है। तो लाइट जब आपकी डेंसर से रेयरर मीडियम जाती है देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जब रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती है देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसे नोट कर लीजिए। फिर एक आखिरी चीज आपको बताना अभी और बाकी है। ठीक है। तो देखिए अब ये बात आपके दिमाग में बैठ चुकी है कि बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम हैं, अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम की डेंसिटी अलग अलग होती है, जिस वजह से अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करती है। जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा वहां लाइट की स्पीड उतनी ही कम, और जिस मीडियम की डेंसिटी जितनी कम वहां पर लाइट की स्पीड उतनी ही ज्यादा। तो अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट की डेंसिटी अलग अलग है, इसलिए लाइट की स्पीड अलग अलग है। तो लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तब उसकी स्पीड चेंज होती है, और स्पीड चेंज होने की वजह से उसका जो पाथ है वो चेंज होता है, लाइट बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये बेंडिंग या तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगा या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। टुवर्ड्स नॉर्मल तब जब लाइट आपके रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाए, और जब डेंसर टू रेयरर जाए देन अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन चाहे किसी भी तरीके से लाइट जाए, किसी भी तरीके से बेंडिंग हो, लाइट का जब रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट को हमेशा दो लॉज को फॉलो करना पड़ता है जिसे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं।
सो मैं कह रहा हूं कि लाइट अंडरगोइंग अ बेंड, क्या है बच्चों? लाइट अंडरगोइंग अ बेंड always follows laws of refraction। तो कोई भी लाइट जो बेंड हो रही है यानी जिसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, इट विल ऑलवेज फॉलो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जरा समझते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए ये एक, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ए बी एक इंटरफेस है, इसके ऊपर मैंने लाइट को इंसिडेंट किया, वहां पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल है, ये जो है ये है इंसिडेंट रे, और कायदे के अनुसार लाइट को स्ट्रेट लाइन में कैसे चलना चाहिए था, लेकिन लाइट की बेंडिंग हो जाती है। वो बेंडिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, मैं एक ही शो कर रहा हूं। ये बेंड होने के बाद जो लाइट रे है इसे हम लोग रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टेड रे। ये देखिए आपका मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2। ठीक है, तो जो पहला लॉ है, पहला लॉ जो है वो ये है कि जो इंसिडेंट रे, जो रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करने चाहिए। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा पॉइंट था, यहां पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का ये पहला पॉइंट। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, वहां पर रिफ्लेक्टेड रे था, यहां पर है रिफ्रैक्टेड रे। एंड, और क्या बच्चों? एंड नॉर्मल। All three lies on the same plane। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये सब सेम प्लेन पे लाई करते हैं। दूसरा हमारा क्या होगा? देखिए जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम लोग आई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, इसके बीच का जो एंगल है, इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर हमारा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो दूसरा लॉ कहता है द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? द रेशियो ऑफ साइन आई, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये ना रेशियो इनका, ये एक कांस्टेंट के बराबर है। आप सोच रहे होंगे ये साइन आई और साइन आर क्या है, तो अभी टेंशन मत लीजिए। जब हम लोग मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री, तो वहां पर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, ये 6 फंक्शंस हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो उन्हीं में से ये फंक्शन है, वहां पर आप समझेंगे साइन का मतलब क्या होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेन्यूज है उसका रेशियो, उसे हम लोग साइन कहते हैं। ठीक है, तो साइन आई बाय साइन आर ये हमारा कांस्टेंट के बराबर है। ये जो सेकंड लॉ है, ये जो सेकंड लॉ है, इसे हम लोग
स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्नेल्स लॉ। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करने चाहिए, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इनका जो साइन है, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका रेशियो ये एक कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। ये जो सेकंड लॉ है इसे हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं, क्योंकि देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज स्नेल, जिन्होंने इस लॉ को दिया था। अब ये जो कांस्टेंट है ये बड़ा दिलचस्प है। ये कांस्टेंट आपका अगली क्लास में देखेंगे। वैसे बेसिकली एक नया टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उससे कुछ लेना देना है यहां पर, वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। इसे आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का रिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे समझ में आया है। नहीं समझ में आया, कहीं भी कंफ्यूजन है, फिर से एक बार वीडियो को देख लें, खुद से एनसीईआरटी से, बुक से या पीडीएफ से पढ़ें अच्छे से उसका जो इंट्रोडक्शन है। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ एक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ रिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म जो है वो पहले सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, ये लेक्चर पसंद आया, तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स में इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा अच्छे से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को, इंस्टीट्यूट में क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमें इन दो नंबर्स पे से किसी भी एक पर कॉल करके और अपना जो सीट है वो रिजर्व करना होगा। हमारे पास दो ब्रांचेस हैं, एक मयूर विहार फेज 1 में है और एक मधु विहार आईटी एक्सटेंशन, दोनों दिल्ली में है। ठीक है बच्चों, तो यू कैन रिकमेंड दिस इंस्टीट्यूट टू योर फ्रेंड्स एज वेल। तो ये तो रही बात इंस्टीट्यूट की। इसके अलावा अगर आप बोर्ड में और ज्यादा बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, देन आल्सो यू कैन जॉइन आवर इंस्टीट्यूट। इसके अलावा आप पढ़ाई करें अच्छे से, खेले कूदे भी, पढ़ाई भी करें अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर करके। अगले लेक्चर में फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।